बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से टी10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे और सबकी ज़िंदगी सेहत वाली हो। जी, प्रोग्राम के आगाज़ में जी हम हमेशा से बात करते हैं कि हमने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, तो ख़बरें आप तक पहुँचाते हैं, सेगमेंट्स की सूरत में घर बैठे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं और हमारे मेहमान हमेशा आपको जो है वो ज़बरदस्त तरीके से गाइड भी करते रहते हैं, वो चाहे आपकी सेहत के हवाले से हो, वो चाहे आपके छोटे मोटे मसाइल हों। सो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर प्लान करके शो आपके लिए लेकर आएँ। अच्छा जी, आज के शो की बात कर लेते हैं। 11 बजे वाले सेगमेंट में जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन आज शहर में धुंध थी, अलल सुबह धुंध की वजह से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मोहताज ड्राइविंग कर रहे थे। जो नहीं कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मोहताज ड्राइविंग करें। मोटरवे बंद होती है, फिर इसके साथ साथ धुंध की वजह से अक्सर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर रहता है, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहता है। तो जिन लोगों ने जाना है मोटरवे पर, जिन लोगों ने जाना है एयरपोर्ट पर, जिन लोगों ने जाना है रेलवे स्टेशन पर, रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले जाने से पहले अपनी हेल्पलाइन पर, मुतल्लिका हेल्पलाइन पर कॉल करें, टाइमिंग पूछें। अगर उनकी फ़्लाइट, ट्रेन या फिर मोटरवे बंदिंग है तो आप जाएं ताकि आप परेशानी से बच सकें। अच्छा जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज, खबरें क्या हैं। पहली खबर यह है जी, चील चौक वाल्टन रोड पर सिंगल साइड पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी आज मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। और बड़ी जबरदस्त खबर है उन लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। खबरदार हो जाएं गैर मेयारी सिलेंडर बनाने वाले, क्योंकि अब कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर तैयारियां कर रहे हैं और इसके साथ साथ बिलावल भी सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं। खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कल मैंने शो के आगाज में कहा था वक्त की पाबंदी बहुत अहम होती है। राव साहब अभी अभी मेरी हेडलाइंस के दौरान आके बैठे हैं। राव साहब, वक्त की पाबंदी का बड़ा इशू था। और अच्छा, ये कल आमिर भाई ने भी कहा, कल शायद सिपरा साहब ने भी कहा कि 9:30 बजे जो लोग लेट आते हैं वो अब ये होती है। लेकिन इरफान, क्योंकि 9:30 बजे स्कूल लग रही है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू आ रहा है। मुताबिक मैं निकला हूँ, ये बिल्कुल आप बात ठीक है। एक तो जना हॉस्पिटल के पास इशू था और दूसरा ये कल हमारा दफ्तर के पास जो सिग्नल है यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चौक थी। तो इस वजह से जो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि 2-3-4 मिनट अगर लेट नहीं, ये ट्रैफिक वाला इशू एक्चुअली आ रहा है क्योंकि कल भी हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि ऑफिस का स्कूल का टाइम सेम होने से थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू आ रहा है। चले जी, कोई बात नहीं, ये चीजें बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आ जाए जी पहली खबर की तरफ। बड़े शहर में बड़े काम भी हो रहे हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी आज मंसूबे का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। इरफान साहब, ना देखें, ये एक वक्त की अहम ज़रूरत थी। वाल्टन रोड अगर जिसके करीब ही चील चौक भी है, ये रोड अगर देखा जाए तो ये हमेशा निगलेक्ट रहा। कभी यहाँ पे पानी जो है वो सीवरेज का खड़ा हो जाता था, कभी यहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज थे और इसकी वजह से पूरा वाल्टन रोड जो है वो डिस्टर्ब रहता था। उसकी वजह से जहाँ पे डिफेंस के लोग जो है वो परेशान थे, उसके साथ साथ वाल्टन के साथ जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। और इसी को एड्रेस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि इसके ऊपर पहले यू टर्न जो है वो तजवीज़ किए गए थे। यू टर्न के ऊपर 60 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो उस यू टर्न की वजह से भी ये ट्रैफिक जो है वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद जो है ये प्लान किया गया कि यहाँ पे फ्लाईओवर जो है वो दिया जाए ताकि ये इश्यूज़ जो है ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल हो जाए। आप लाहौर में कई ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, जैसे जिस रोड से राव साहब गुजर के आए हैं अकबर चौक की जानिब, यहाँ पे कितना इशू था ट्रैफिक का, और यहाँ पे अगर यू टर्न इसको बना भी दिए जाते तो ये इश्यूज़ एड्रेस नहीं हो रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे फ्लाईओवर जो है वो प्लान किया गया था। और अब यहाँ पे वाल्टन के ऊपर भी यही इश्यूज़ हैं कि जो यू टर्न थे उससे वो मसले हल नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक सड़क भी छोटी थी और उसके साथ साथ जो यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है वो बहुत ज़्यादा था। तो इसको एड्रेस करते हुए मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि फ्लाईओवर बने या अंडरपास बने या यू टर्न्स के हवाले से, जब लेकिन इसकी अगर आप विड्थ देखें आज भी ये बहुत बड़ी सड़क है, लेकिन
ये निगलेक्टेड है पिछले 15 साल से। बिल्कुल ऐसे। अगर आप देखें तो इस पे वक्तन फवक्तन वो मैं तो इसको वैसे रंगबाजी और पैसे का ज़िया ही कहता हूँ कि आप सड़क को खाड़ते हैं, उसके बाद एक पैच लगा के तो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसमें हम ज़ाया करते हैं एक ही मरतबा। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। ये बेहतरीन आपका 3 लेन मेन रोड और 2 लेन सर्विस रोड बन सकता है अगर आप इस पर थोड़ा जामे हिकमत अमली के साथ चलें। बहरहाल अब फ्लाईओवर का एक मनसूबा है, वहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का, ख़ास तौर पर जब से सिग्नल फ्री हुआ फरदोस मार्केट और वो भट्ट चौक का एरिया, तो उस वजह से फिर उसके बाद फिरोजपुर रोड से भी आप सिग्नल फ्री जा रहे हैं तो एकदम से जब आप वॉल्टन रोड पे जाते हैं तो फिर इश्यूज आते हैं। ख्याबाने जो इकबाल का एरिया है DHA की तरफ जाने वाला, वहाँ पर भी वो सिग्नल तो वहाँ पर तो तवील कतार रहती है सारा दिन, और तीसरी मरतबा आपकी बारी आती है वहाँ पे अगर आपने यू टर्न लेना है या अगर आपने क्रॉस करना है या ख्याबाने इकबाल जाना है या आपने वापस को पैकेजेस की तरफ भी आना है तो फिर भी आपको 3 से 4 मरतबा जो सिग्नल आप खुलेगा तो फिर आप जा पाएंगे। तो उस पर थोड़ा बेशक फ्लाईओवर बिल्कुल नागज़ीर है, जिसका प्लान बनाया 20 करोड़ रुपए की बचत तो हो रही है, मगर इसका एक ही दफ़ा अगर सलूशन कर लिया जाए तो कोई वजह नहीं कि ये जो रोड है लोग वहाँ पे जाने वाले जो है वो सुख का सांस लेंगे। यहाँ जो सैनिटेशन का इशू है वो कभी एड्रेस किया ही नहीं गया। आपको याद होगा कि अगर कहीं पर भी वाटर पॉन्डिंग साइट बारिशों में ना मिले तो वॉल्टन रोड पे कैमरा जरूर भिजवाया जाता है कि वॉल्टन रोड पे पानी जो है वो जरूर जमा होगा। तो इसका मुस्तकिल अब उम्मीद भी है, शुनीद भी है और यकीन भी है कि जो CBD काम कर रही है इससे मुल्हिका एरियाज में, वो ड्रेनेज जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है उसको जरूर अपग्रेड करेगी, उसको अपग्रेड होना भी चाहिए। क्या यहाँ सीवरेज का क्या इशू है? क्या पाइप बहुत पुराने हैं? क्या खस्ता हाल बहुत पुराना है और इसमें वहां से जो टैक्सेशन का सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है वो तो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड करता है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल इसकी बैकयार्ड के जो इसका पैरेलल एक रोड है जो रेलवे लाइन के साथ साथ, वहां पर देखें तो आपको कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं। हालांकि वहां पर जो हसास इदारों के दफातर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे ये इशू एड्रेस नहीं किया था। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों इतना ज़्यादा जो वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वहाँ पर पूरी सरकारी मशीनरी भी है, वहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है। वो कैंट के एरिया में या DHA के एरिया में तो हमें वो बड़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी और ड्रेनेज सिस्टम नज़र आता है, लेकिन ये चूँकि पुरानी आबादियाँ हैं, इनको अगर रीवैम्प किया जाए तो फिर मसला हल होता है। और इसको एड्रेस किए बगैर आप जितना मर्जी पैसा सड़कों पे लगा दें वो आपका ऑल इन वेन वाली बात है, वो सब कुछ ज़ाया करने वाली बात है। असल इशू यही था सिस्टम ठीक नहीं है। इसका इशू यही था कि ये वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो हमेशा कहता था कि हमने ये कंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा नहीं, उसके अंडर है और बारिश हो जाए तो यही इरफान रौला रहता है, वासा वाले वहां पहुंचते नहीं है। यही मसला है। और इसके लिए अब अगर अंडरपास बन रहा है तो इसके साथ साथ वही बात के अगर CBD इसके जो इश्यूज देखेगी ड्रेनेज के तो ये मामला फिर बेहतर होगा। नहीं तो ये इश्यूज जो आपके हमेशा रहेंगे। आप यहाँ पे पुल बना देंगे, सड़कें बारिश की वजह से फिर टूट जाएंगी, पुल की साख वो भी मुतासिर होगी, ऐसे हुआ है। ये सारी चीजें होंगी। तो इसके साथ साथ आपको ये ड्रेनेज का इशू जो है ये भी एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ आप देखें तो पैरेलल एक वाल्टन रोड के ऊपर एक ओपन ड्रेन जो है वो चल रही है। ओपन ड्रेन की वजह से, क्योंकि ओपन ड्रेन जब जिस जगह पे भी होगी वहां पे सफाई का इंतजाम उस तरह नहीं हो पाएगा जितनी जो कवर्ड एरिया ड्रेन है वहां पे हो पाएगा। तो इसको भी बेहतर करने की जरूरत है कि इसको ओपन की बजाय इसको कवर्ड एरिया के अंदर लेके जाया जाए, आप यूज करें, अंदर लेके जाएं। चलेगी, ये तो सजेशन है। अच्छा जी, मुझे अकबर चौक मंसूबे की तरफ जाना है। 10 यूटर्न शामिल, 1 अरब 80 करोड़ फंड्स मंजूर। राव साहब देखिए, ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो इसको सिग्नल फ्री करना था। अब 10 यूटर्न बनने से आपका बड़े स्मूथली ट्रैफिक बड़ी स्मूथ है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। मॉल्टन कचहरी यानी फिरोजपुर रोड को कनेक्ट इसने किया है कैनाल के साथ, और फिर कैनाल क्रॉस करते ही आगे क्रीम ब्लॉक का इशारा आएगा। मुल्तान रोड तक एक किस्म का सिर्फ एक सिग्नल है इसमें, और वो भी उस पर भी प्लान किया जा रहा है कि अंडरपास या फ्लाईओवर का कुछ एक प्रोजेक्ट है। तो इससे ये एक अच्छा खासा पैच, ये 8 से 10 किलोमीटर का पैच बनता है जो कि बिल्कुल सिग्नल फ्री है। और इस रोड पे अगर आप 10 यूटर्न्स ना बनाते तो 7 सिग्नल्स थे,
और सारा दिन जो है वो ट्रैफिक चौक रहती थी हर सिग्नल पे, यानी बड़ा मुश्किल था मॉल्टन लिंक रोड की जानिब मुड़ना, ख्वाह आपने फैसल टाउन की जानिब अकबर चौक से मुड़ना है तो तब भी मसला, मदीना मार्केट जो टाउनशिप है वहाँ जाना है, कॉलेज रोड पर जाना है तभी मसला, शौक चौक पे जाना है तो तभी मसला, इससे आगे वो जो जौहर वाली रोड है वहाँ पर जाना है तो फिर जिन्ना हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा मसला। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए अब इसमें बजट का ऑब्वियसली जब आप काम करेंगे, जब आपने कोई अवामी सहूलत के लिए कोई इनिशिएटिव लेना है तो वो मुफ्त में तो होगा नहीं होगा, वो उसके लिए आपको फंड्स खर्च करना पड़ते हैं। तो अच्छी बात यह है, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो सिग्नल्स पे अगर 3-3 मिनट भी ट्रैफिक चौक रहे तो उससे आपका इन्वायरमेंट किस हद तक मुतासिर होता है इसको कभी कैलकुलेट नहीं किया गया। लेकिन ये जो जितने पैसे लगते हैं, नहीं हम लोग अब एक्सपीरियंस करें ना, वहां से आते हैं, टाइम की बचत, फ्यूल की बचत, मैं कहती हूँ फ्यूल की बचत, फिर इन्वायरमेंट आपका जो स्मोक का आपको इशू दरपेश है पिछले 15 सालों से, वो और इसकी जरूरत ही राव साहब कि हम अभी से प्लानिंग करें ताकि आने वाले सालों में हम बिल्कुल 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 ये इस पे बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का अगर फ्लो आप देखें तो हर जगह के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ब्लॉक वाइज चलता है कि एक ब्लॉक अगर सिग्नल के ऊपर खड़ा होगा तो दूसरा ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा, तो वो ब्लॉक उसको कवर करेगा, पीछे जो खड़ा उसको गैप देगा। लेकिन जब आप सिग्नल फ्री करते हैं रोड कोई भी, तो उसमें वो ब्लॉक की वजह से जो एनवायरनमेंट और फ्यूल का इशू और उसके साथ साथ ट्रैफिक के इशू जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब सिग्नल फ्री होता है तो आपने उसको थ्रू आउट जो है वो सिग्नल फ्री देना है, क्योंकि अगर किसी जगह के ऊपर आप फर्ज करें किनाल रोड से आप ट्रैवल कर रहे हैं, किनाल रोड के ऊपर 70 की जो एवरेज स्पीड लिमिट है आपकी, वो 70 की स्पीड लिमिट के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद अगर किसी चौक के ऊपर, किसी चौराहे के ऊपर आपको सिग्नल आएगा तो वो 70 की स्पीड से गाड़ियां जो हैं वो उस चौराहे पे पहुंचेंगी और उस चौराहे के ऊपर पहुंच के हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो चंद मिनट के लिए, जो एक 30 सेकंड या 35-45 सेकंड का जो सिग्नल है उस दौरान ही हज़ारों गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसको देखते हुए जो सिग्नल फ्री किए गए हैं, इसके साथ साथ आपको जो रोड भी जहाँ पे सिग्नल्स हैं उसको फिर ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पीड के साथ आप आ रहे हो सिग्नल फ्री के ऊपर, फिर आपको आगे सिग्नल के ऊपर खड़ा होना हो तो उससे जहाँ पे ट्रैफिक हर्डल्स होंगी वहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू होगा। 25 लाख घर है शहर में और 75 लाख से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, तो और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले टाइम में अगर हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है, कुछ प्लानिंग करनी है, तो ये उन्हीं का हिस्सा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले जरा इनसे इनकी ख्वाहिशात के बारे में जान लिया जाए। आप लोगों में से किसी को कनाडा जाने की ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है भी नहीं। मैडम का अच्छा वीजा है। नहीं, मैं तो खबर के मुताबिक मैंने कहा चलो अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। वैसे मुझे कोई शौक नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे नहीं, विजिट के लिए जाना जरूरी है। अच्छा, आप हमारी वहाँ पे घूम फिर के आए आप, उसके बाद आके अपने मुल्क में रहें। अपने मुल्क में बिल्कुल, मैं विजिट के हवाले से तो बिल्कुल जाने की ख्वाहिश है। दफ्तर आज भेजे तो हम जाएंगे। फिर दफ्तर मतलब जाने की ख्वाहिश है, दफ्तर भेजे। देखिए हम तो पहले भी दफ्तर ही भेजता रहा। हम कभी शेखुपुरा नहीं गए अपने हाथ से, जब भी गए हैं। अब राज की बातें बताना, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जब भी जहाँ भी गए हैं तो दफ्तर नहीं भेजा। ये भी बताएं काम के लिए प्रॉपर जाके काम भी कराया जाता है, ये भी बताएं कि जाके प्रॉपर काम कराया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आ जाइए अब सैर करें। कोई नहीं, काम तो फिर काम तो यहाँ पे भी करना है, काम तो चलता रहता है, लेकिन वो अगर दफ्तर लेके जाता है तो हमें क्या इतराज हो सकता है। चलें जी, दुआ गो है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल जाए। अच्छा जी, खबर की तरफ आ जाते हैं। तलबा के लिए किताबें मुफ्त, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। राव साहब, क्या डिटेल्स है इस खबर की? देखिए, ये कल से एक डिसीजन जो है पंजाब गवर्नमेंट का चलता आ रहा है और इस पे अब जो ज़हीन तलबा है उनका कोई PITB के साथ मिलके कोई लाइसेंस बनाया जा रहा है, जिसपे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, असल में अगर आप वेबसाइट को देखें तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनको पाकिस्तानी तलबा मजमूई तौर पर उसको जो फुलफिल नहीं कर पाते और पता भी नहीं होता, और स्कॉलरशिप भी निकल जाती हैं जो कि स्पेसिफिकली दी गई होती हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए
मतलब PhD के हवाले से या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज या कोर्सेज हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन उनका किसी को इल्म नहीं होता और डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते और एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं। इसीलिए अब PITB जो है वो इनिशिएटिव लेगा जो इस तरह की, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जापान ने ये सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जो थी, उसमें स्टैंडिंग कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की गई कि पाकिस्तान को 35,000 जो जापानीज जो ओवरसीज मिनिस्ट्री थी हमारी, उसने भेजने थे जापान में वहाँ पर अफरादी कुव्वत के लिए, लेकिन हम कितने भेज पाए? 700 या 800 जो टेक्निकल, जो आपको यानी 100% लीगल, और हमारे इदारों की उसमें ऐसी नाअहली कि हम अपना वो टारगेट भी अचीव नहीं कर सके, जिससे अब खुद तो दे नहीं सकते रोजगार। यहाँ पे बेरोजगारी में हर रोज इजाफा हो रहा है, खुद दे नहीं सकते, और जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ओवरसीज मिनिस्ट्री की वजह से। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, काली भेड़े बहुत है, लूटने वाले लोग बहुत है, इसलिए लोग बेचारे स्टूडेंट्स उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर तरीके का होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे अगली खबर की तरफ साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे इरफान साहब, आपने तो जाना नहीं, तो स्टूडेंट्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें पंजाब हुकूमत जो वेस्टर्न कनाडा जो ट्रेड है इसके साथ जो MOU करने की, इसकी कल जो काबीना की मंजूरी हुई है, उसमें कहा गया है कि आप इनके साथ, पंजाब हुकूमत MOU इसके साथ साइन करे, और उसके बाद जो बेरोज़गार नौजवान होंगे और जिनके पास स्किल्स होंगे, स्किल्स ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता आप कहें कि उसको कनाडा भेज दिया जाएगा कि वो वहाँ पे भी कुछ ना करे। कुछ भी हो, हाथ का हुनर आपका होना चाहिए, हाथ का हुनर होना चाहिए, आपकी स्पेशलिटी जो है वो होनी चाहिए किसी एजुकेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास वो चीज़ें होंगी तो स्टेट जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि आप इस जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर तशहीर की जाएगी कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, इसके लिए जो जो लोग अहल होंगे उनको भिजवाया जाएगा, और उसके लिए ये MOU जब साइन होगा तो ये आप समझें कि बानों के लिए एक नई राहें खुलेंगी। जैसे राव साहब ने जिक्र किया कि 50,000 या 35,000 में वीज़े जो दिए गए थे, उसको स्कॉलरशिप दिए गए थे, लेकिन वो भिजवा नहीं सके। तो इन चीजों को, इस चीजों को गैप को दूर किया जाएगा। क्योंकि आप कवर करते हैं तो आपको पता होगा कि वो माफिया जो लूटता है वो इस तरह की खबरों से फायदा बड़ा उठाता है, तो मेरे ख्याल से इस पे कोई पॉलिसी बिल्कुल इसको बड़ा जबरदस्त ये चीज है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसे जालसाज जो है वो इसमें अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब ये MOU साइन होगा तो प्रॉपर तरीके से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिस्प्ले करेगी, पंजाब गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली अनाउंस करेगी जो वीजा पॉलिसीज हैं, जो वीजाज की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि ये मार्जिन ही ना रहे कि कोई परेशान हो। लेबर का पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, लेकिन हमारी जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री है वो इतनी नाअहल है और कई सालों से वो अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाई। दुनिया चीख चीख के कह रही है कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे, पूरे यूरोप में, और हमारे पास लोगों में बहुत हुनर है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, अब खबर यह है, गैर मेयारी सिलेंडर की तैयारी और फरोख्त की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है और सख्त कार्रवाई। अच्छा, ये रिवायती चीजें हैं, मैं इस तरह के हर सीजन में खुदा न खास्ता जो रेस्क्यू से हमें डाटा मिलता है, जो हमारे रिपोर्टर्स खबरें लेकर आते हैं, बहुत सारे नाखुशगवार वाक़े होते हैं और गैर मेयारी सिलेंडर की वजह से अब लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है। महंगाई की सिचुएशन को देखें, गैस बिल्कुल नहीं है तो अल्टरनेट लोगों को सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर मजबूरन क्या होता है, जब इतनी महंगाई पे आप देखते हैं इतना महंगा सिलेंडर है तो आप लोग इस बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं करते मेयारी है या नहीं है। इरफान साहब, ना ये सबसे बहुत बड़ा मसला है। मैं कहती हूँ रिस्क है आपकी अपनी जान, ऐसा वैसा रिस्क आप देखें कि बहुत सी जानें ये लेके जा चुका है। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या जो है हुआ है, एक बच्चा जो है वो गैस सिलेंडर बनवाने गया और उसके बाद वो उसकी वजह से जो वो फटा और उसका चेहरा और वो चीज़ें जल गई, सारा बॉडी जल गई है, उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रखा गया है। सिलेंडर गैर मेयारी क्या? असल इशू ये है कि आपके पास जितने मार्केट के अंदर सिलेंडर्स मौजूद हैं, ये इसमें से मेजोरिटी जो है वो गैर मेयारी हैं। वो आम जगह के ऊपर बन रहे हैं, उसको ना तो टेस्ट किया जाता है किसी जगह के ऊपर प्रॉपर तरीके से। जो बड़े बड़े पहले सिलेंडर आते थे, आप देखते होंगे कि पीले कलर के एक सिलेंडर होते थे, ऑरेंज कलर के वो सिलेंडर होते थे, या अब भी जो इस्तेमाल होते हैं कमर्शियल यूज के लिए वो बड़े सिलेंडर होते हैं, बड़े सिलेंडर होते हैं। वो सिलेंडर जो है वो एक ही चादर के साथ बनाए जाते हैं और उसके अंदर ज्वाइंट सिर्फ एक होता है।
लेकिन जो और उसकी जो चादर होती है, लोहे की चादर, धात की चादर जो है वो काफ़ी थिक होती है, प्योरली इसी पर्पस के लिए वो बनाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाकर ये सिलेंडर बनाने शुरू कर दिए हैं, उसके अंदर ना तो इसकी प्रॉपर गेज का ख्याल रखा जाता है कि कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, यानी जो कितना प्रॉपर उसकी रेसिपीज इरफान ने किसने ख्याल रखना है, मुझे बता दें। यही बात मैं करने लगा हूँ कि ये इदारे जिन लोगों का काम है ये सेफ्टी मेजर्स को देखना, वो लोग काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जाने जा रही हैं। अभी भी आप शालम मार्केट में चले जाएं, आप शालम मार्केट में चले जाएं, शालम मार्केट में आपको गोदाम के गोदाम भरे पड़े नजर आएंगे ये सिलेंडर्स के। और असल वजह यह है कि जब गैस नहीं मिलती तो लोग मुतबादल की जानिब जाते हैं। मुतबादल के लिए वही बात कि मार्केट के अंदर एक सिलेंडर की कीमत अगर 40,000 रुपये या 50,000 रुपये है, तो उससे बचने के लिए वो कहेंगे अच्छा चले यार पैसे कम है, हमने 2 दिन चलाना है, जो सिर्फ खाना तो बनाना है, तो उसके लिए आप 10 से 15,000 रुपये का सिलेंडर ले आते हैं लोग। यही जो है वो जान की बाजी लगा देते हैं लोग कि वो 10-15,000 रुपया, क्योंकि उनके पास नहीं जी, रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी ना लें, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, अपनी पूरी फैमिली को जो दाव पे लगाते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ये एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के शहर में देखा, जिसमें 4 लोग जो घर के बच्चे जो थे वो झुलस गए थे। उसके भी ये एक बड़ी वजह ये थी। अच्छा इरफान, वक्त कम है, मुझे यहाँ पे 2 चीजें राव साहब, एक तो इस पे मौसर कार्रवाई करनी चाहिए इंतजामिया का, दूसरा हमें थोड़ा सा तशहीर करनी चाहिए कि मेयारी सिलेंडर खुद भी करना चाहिए। दुकानदार जो है वो गैर मेयारी सिलेंडर ना बेचे, हम जो है गैर मेयारी सिलेंडर ना अच्छा देखिए, इसमें 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन इस पर काम हो पाती। जो गढ़ है गैर मेयारी सिलेंडर्स का, वो गुजरांवाला की छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो 5-5, 10-10 मरले में लगाए गए हैं, और कोई उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो किस मेयार का बना रहे हैं। कोई सवाल ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो मुतल्लिका लोगों को क्या नहीं सब कुछ पता है, मुतल्लिका इदारों को सब कुछ पता है। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन है इरफान खोखर, इस हवाले से वो तमाम डेटा तमाम ज़िलाई हुकूमतों को, ना सिर्फ लाहौर, अगर लाहौर में भी हैं तो लाहौर की भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे चुके हुए हैं, बल्कि गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे चुके हैं, पंजाब हुकूमत को भी फराहम कर चुके हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। शालम मार्केट में चले जाएं या किसी भी पुराने एरिया में चले जाएं, आपको वही गैर मेयारी सिलेंडर्स जो है वो नजर आएंगे, बिकॉज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। 2-4 दिन सिविल डिफेंस और सेफ्टी मेजर्स को चेक करने वाली टीम्स कार्रवाई करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो रूटीन में होता ही है कि हम हमेशा हर इशू पे हम हादसे के इंतजार में रहते हैं, और हादसे के बाद अपनी जो बेल्ट है उनको टाइट करते हैं, और वो भी कुछ दिनों के लिए। बड़ा सीरियस इशू है। गैर मेयारी सिलेंडर्स अगर बनने ही आप बंद करवाएंगे, उनको गाइड करें, और वो जो एसओपीज के मुताबिक है, घर तबाह हो गए, जो क्राइटेरिया है एसओपीज। देखिए गुजरांवाला में ही बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो मेयारी सिलेंडर्स भी बनाती हैं, तो छोटे यूनिट्स को एतमाद में लेकर उनको कहें कि आप इस तरह के बना दें, बंद ना करें उनका कारोबार, बंद ना करें, उनको कहें कि आप मेयारी सिलेंडर्स बनाएं, ताकि वो मार्केट में एटलीस्ट प्रॉपर एक कैंपेन की जरूरत है। अगले 10 सालों में पहले अब तो लोग खरीद चुके हैं ना, अब तो मतलब अब आप कैंपेन करेंगे भी तो उस तरह से उसका रिजल्ट नहीं होगा। टाइम से पहले आपको इसके ऊपर काम करना होता है ताकि लोगों को सहूलत भी मिल सके, और ये तो डायरेक्ट आपकी जिंदगी का रिस्क है। रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो थोड़े से पैसों पे कॉम्प्रोमाइज करके सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में गैर मेयारी खरीद लेते हैं, तो भाई ये अब आपके साथ साथ ये दूसरों की, क्योंकि हमने ऐसी खबरें शेयर की हैं कि एक घर में सिलेंडर धमाका हुआ, साथ वाले घर के लोग भी गए, साथ वाली दुकानें भी तबाह हुई। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, थोड़ा सा एहतियात के साथ उन चीजों की खरीदारी कीजिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद। और अब एक दफा बात कर लेते हैं जी, जो इलेक्शन के हवाले से हलचल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक नजर आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हैं और सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक भी हैं। राव साहब तो वैसे नून लीग को कवर करते हैं और उनकी भी सरगर्मियां कुछ हमारे साथ शेयर करें। इस पे पहला जो कमेंट है वो इरफान साहब आ जाए, फिर मैं आपसे नून लीग की भी एक्टिविटीज जान लूंगी, फिर दोनों तरफ से। इरफान साहब ना, देखिए अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी लाहौर में या पंजाब में कोई एक्टिव नजर आ रही है, तो वो आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और बहुत देर से इलेक्शन का मुतालबा भी करती नजर आ रही है, बहुत अरसे से। और ये जमहूरी हक है, और ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और यही लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि
इलेक्शन कैंपेन में भी निकले हैं। आपने देखा कि ना तो आपको किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे नजर आ रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून के, ना ही बिलावल साहब ने I think जलसा भी announce और उनकी किसी का भी आपको जलसा नजर नहीं आ रहा। वो लोग जो है वो जलसे की बजाय ज्यादा वो इसी बात पे हैं कि शायद हमारी बात हो गई है, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकली जो नजर आ रही हैं चीजें, वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नजर आ रही है। 2008, 2013, 2018 और 2000 ये मेरा सहाफ़ती करियर के हवाले से चौथा प्रॉपर एक जो इंतखाबात होंगे जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो मोमेंटम जो है वो इंतखाबात का वो नज़र नहीं आता, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरपर्सन जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरी पार्टी का सरबराह भी लाहौर से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून के वो भी लाहौर से, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून वो भी लाहौर से, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज भी लाहौर से। तो एक लाहौर मरकज़ है पॉलिटिक्स का, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बिलावल साहब को भी यहाँ आना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है कौमी लीडरशिप को हर जगह से, ख़ास तौर पर कौमी लीडरशिप को 2 से 3 जगहों पर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ये तो मैं नहीं कहूँगा, इस बात की तो मैं खैर हौसला शिकनी करता हूँ कि 5-5 जगहों से आप इलेक्शन लड़े, 2 या 3 काफ़ी है, जगहों से लड़ चुके हैं, बल्कि 35-35 जगहों से भी कागजात जमा हुए। ये तो वसाइल आपने ज़ाया करवाना है, 2 या 3 इनफ है। आपने एक सीट कंटेन करनी होती है और दूसरी बाकी आपको छोड़ना पड़ती है। तो बहरहाल सियासी गहमा गहमी जो है वो अभी तक उस लेवल पर हमने नहीं देखी जो माजी में लीग ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया कि 15 तारीख से गालिबन की जानिब से जो ऐलान किया गया वो 15 से मरियम नवाज शुरू होंगी, मुख्तलिफ शहरों में वो जलसा करेंगे, उकाड़ा से नहीं, डोर टू डोर। तो ये डोर टू डोर कहाँ से जाएंगे? ये डोर टू डोर की वैसे इनकी कैपेसिटी भी नहीं है डोर टू डोर। ये गवर्नमेंट में भी आ जाएंगे ना, भी खत्म होगी। मुस्लिम लीग नून अगर गवर्नमेंट में भी आ जाएगी ना, तो ये डोर टू डोर और ये जो जिस तरह से आप निगरान वज़ीर आला को देख रहे हैं, ये इस तरह के आपको नजर नहीं आएंगे। 50 लोग होते हैं इनके आसपास, और वो धक्कम पेल, और वो किसी के घर अफसोस करने भी जाते हैं तो वहां पर उल्टा लड़ाई शुरू हो जाती है गार्ड्स की और कारकुनान की। इनका वो मिजाज नहीं है। ये कहने को तो अवामी लीडर हैं, कहने को बड़े जमहूरी हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, ना तो हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है, हमारी सियासी क्योंकि सियासी जमातें जो जेरे असर हैं वो पॉलिटिकल एलीट के हैं, सियासी अशराफिया के। हमें अपने अवामी कल्चर बनाना चाहिए। अस्पतालों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि उन्होंने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, उन्होंने किसी को नवाजना नहीं कि तुम्हें मैं ये वाली मिनिस्ट्री दे दूं, तुम्हें ये वाली मिनिस्ट्री दे दूं। उन्होंने छोटी सी कबीना अपनी बनाई है, और वो सारे लोग दिन रात एक कर रहे हैं और उसमें पैसे भी नहीं ले रहे, कोई सैलरी नहीं ले रहा। बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर सियासी अशराफिया का राज है, सियासी जमातें उबे हैं, और वो अवाम में अपने आप को यानी आप कह रहे हैं आगे भी यही कल्चर चलने वाला है, तो अवाम इसके लिए तैयार है। बदकिस्मती बस अल्लाह ताला रहम करे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। शदीद सर्दी है और हम रोज़ाना आपको टेम्परेचर हो गया, मौसम की सूरत हाल, फिर इसके अलावा आपको अपडेट करते रहते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सर्दी से कैसे बचना है। सर्दी से बचाओ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दफ़ा बच्चे को बचपन में ही सर्दी और गर्मी लग गई तो फिर सारी ज़िंदगी बच्चे के साथ हर सीजन में वो प्रॉब्लम रहती है। अच्छा जी, नमूनिया के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पंजाब में रिकॉर्ड नमूनिया केसेस सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चे सर्दी की शिद्दत से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ये बेसिकली नमूनिया है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपने बच्चे को किस तरह से इससे महफूज रखना है, इस पर बात करेंगे जी। आज के हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ केयर कीजिए, सर्दी से बच्चों को आप बचाना है क्योंकि यही वजह बन रही है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जी, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खौफनाक हद तक हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, खुद सीएम साहब बड़े कंसर्न हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्होंने विजिट भी 2-3 दफ़ा किया बैक टू बैक, और नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है इसकी? देखें जी, डेफिनेटली नमूनिया के केसेस जैसे आपने देखा पिछले कुछ दिनों से या कुछ टाइम से
सर्दी का मतलब बहुत ज़्यादा है, फिर स्मोक और फॉग, ये दोनों तीनों चीज़ें ज़्यादा थी। आल्दो ये निमोनिया के केसेस हर साल दिसंबर में जनवरी में काफ़ी ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन इस साल थोड़ा सा आप कह लें कि नंबर कुछ और बढ़ गया है और इस वजह से वो फील ये हुआ है। और दूसरा ये है कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना जब भी कोई बच्चे सीरियस होते हैं, एक तो पेरेंट्स को भी पता लग गया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल सीधा ही पहुँच जाएँ। हालांकि वो ट्रीटमेंट जो अगर थोड़ी सी ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को नेबुलाइजेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो किसी और करीबी हॉस्पिटल से भी मिल सकती हैं। लेकिन जब वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रश करते हैं तो एक सूरत हाल पैनिक की क्रिएट हो जाती है ना, कि बहुत पेशेंट आ गए, 100, 200, 300 मरीज़ आ गए। तो वो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है बिकॉज ऑफ द वेदर रीजंस। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने स्मॉग का भी जिक्र किया, फॉग का भी किया। छोटे बच्चों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, क्या घर बैठे भी ये स्मॉग और फॉग असरअंदाज होती है बच्चों पर? देखें, वो जो स्मॉग है ये तो एक एनवायरनमेंट में है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर आप जब निकलते हैं तो आपको नज़र आती है कि जी दूर तक एक डस्ट सी है, पोल्यूशन सी है, लेकिन घर में भी वो वही एयर सर्कुलेट करती है। बिल्कुल ऐसे। वही जो पार्टिकल का जो आपके दफ़ा आप लोग टीवी पे दिखाते हैं कि जी इतना इंडेक्स है इस वक्त हमारा, आज ये है, कल ये है, तो वो घर के अंदर भी होती है। घर में आप कह लें कि थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन वो एयर तो वही सर्कुलेट करती है। डॉक्टर साहब, मुझे अलामात की तरफ आना है। क्या अलामात हैं निमोनिया के? क्या आपको कैसे, क्योंकि सम टाइम पेरेंट्स घर में लेट कर देते हैं ना, आपको पता होता है बच्चे को नज़ला जुकाम है, आप वही रिवायती मेडिसिन देते जा रहे हैं। सो किस तरह पता चलेगा कि आपका बच्चा निमोनिया का शिकार हो चुका है, इस एक्सट्रीम सर्दी लगी हुई है? हाँ, देखें, एक तो छोटा मोटा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो तो चलता रहता है लोगों को, वो चले भी तो उसका इतना इशू नहीं होता, वो सिंपल मेडिसिन से ठीक भी हो जाता है। जहाँ तक निमोनिया की लामात है ना, लामात उनकी निमोनिया की डिफरेंट होती है। शुरू होती खांसी से, बुखार से, लेकिन अगर तो वहीं पे काम रुक जाए तो दैट्स फाइन। लेकिन जो शदीद लामात होती है जिस पे मसला होता है, वो ये होता है कि बच्चे का सांस बहुत तेज़ चल रहा है, बच्चा ऐसे ऐसे करके सांस ले रहा है, सांस लेता है तो आवाज़ें निकलती हैं, चेस्ट में से आवाज़ निकल रही होती है, वो लोगों को सुन रही होती है। तीसरा ये होता है कि बच्चे से सोया नहीं जाता प्रॉपर, उससे दूध नहीं पिया जाता, उससे खाया नहीं जाता, तो बच्चा निढाल हो जाता है। जैसे गनूदगी में उसको हिला के उसको दूध पिलाने की कोशिश करें। देखिए, ज़िंदा रहने के लिए ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले सांस, ऑक्सीजन ज़रूरी है, फिर पानी ज़रूरी है, फिर खाना ज़रूरी है। इसी तरतीब में चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो छोड़ता है खाना। पहले अगर कोई थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, जी मैंने खाना नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, बच्चा ज़रा रोना शुरू कर देता है, हाथ परे कर देता, हाथ परे मारेगा, फिर वो पानी पी लेगा। जब पानी से गुजारा हो रहा है, जब मजीद तबीयत खराब होगी, वो कहेगा जी सारा कुछ परे हो जाए, मुझे सिर्फ सांस लेने दे। हाँ जी। तो यानी जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे, निढाल हो रहा हो, सोता जा रहा हो, सांस तेज चल रहा हो, बुखार तेज हो, तो इसका मतलब उसको निमोनिया हो। इन दैट कंडीशन पेरेंट्स का काम है कि फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल या करीबी किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पे किसी बड़े हॉस्पिटल पहुंचें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उसको घर में ना रखें इस चक्कर में कि जी कोई बात नहीं, आज रात है तो सुबह तक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स असेस नहीं कर सकते कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब है और सुबह तक कितनी ख़राब हो और हो सकती है। वरना फिर होता ही है कि बिल्कुल जब कई दफ़ा हॉस्पिटल में हमारे पहुँचते हैं अनफॉर्चुनेटली लोग, तो गैस्पिंग कंडीशन में पहुंचते हैं। गैस्पिंग का मतलब होता है कि आखिरी, जिसको कहते हैं ना जी, आखिरी सांसों पे होते हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते रास्ते में भी कई दफ़ा डेथ हो जाती है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डेथ हो चुकी होती है, सिर्फ इस चक्कर में वो कहते हैं जी रात को 10 बजे तबीयत ख़राब थी, घर में कोई था नहीं, लाने वाला नहीं था, हमने कहा जी सुबह का इंतज़ार करें। सुबह का इंतज़ार करते करते वो कंडीशन आ जाती है। तो इस पर पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जैसे उनको लगे ये प्रॉब्लम हो रहा है, फ़ौरन किसी डॉक्टर को, एटलीस्ट किसी करीबी डॉक्टर को जरूर दिखा लें। इसका इलाज क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है हॉस्पिटल ले गए तो पता नहीं बच्चे को क्या क्या हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम इलाज। क्या कंट्रोल्ड है? बच्चे को अच्छा इलाज करके तो नॉर्मल कंडीशन में बच्चे को लेकर आया जा सकता है? बिल्कुल। देखें जी, ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम कहें कि जी अच्छा भी इसका इलाज मुश्किल है, या बच्चों की इतनी तबीयत ख़राब होती है। अगर फ़र्ज़ करो हम अपनी ओपीडी में, इमरजेंसी में, चलो मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम 800 बच्चों को देखते हैं तो 800 में से हम जो इस तरह के बच्चे होते हैं दाखिल तो 300-400 के करते हैं, बाकी तो 500 को दवाई लिखे घर भेज देते हैं। सही। जो 300 को दाखिल करते हैं उनमें से भी 200 बच्चा अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है। एक दिन में उनको कोई ड्रिप गई, ऑक्सीजन मिली, बाकी जो 100 बच्चा है उसमें से कोई 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसमें भी डिस्चार्ज हो जाता है। यानी अगर टाइमली पहुँच जाते हैं तो बच्चे बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद निमोनिया जो सी है सर्दियों में सारी दुनिया में अंडर 5 चिल्ड्रन में
मतलब वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ना। अभी भी 14% जितने बच्चों की डेथ्स होती है 14% कॉज जो सी नमूनिया है, जैसे डायरिया है, नमूनिया है, मेनिंजाइटिस है, बाकी डिफरेंट है। तो नमूनिया अभी भी कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन उसमें हम उसको कम कर सकते हैं ना, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं, टाइमली आए, टाइमली इलाज हो तो बहुत चांस है लोग बेहतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है लोग बेहतर हो जाते हैं। सही। अच्छा जी, अब ऐसे में हमने करना क्या है? जो मतलब आप बर वक्त डॉक्टर के पास ले आए, ट्रीटमेंट हो गया, इम्यूनिटी क्या बच्चों की मैटर करती है कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होगी उन पर अटैक जल्दी नहीं होता? डेफिनेटली देखें, इम्यूनिटी तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इम्यूनिटी तो आपकी एक समझ लें कि इंटरनल आपकी सिक्योरिटी फोर्स है जो बाहर के अटैक को फ़ौरन उसको उस पर आपको बचाती है। इम्यूनिटी जो सी देखें, इम्यूनिटी बेहतर किस तरह होती है? इम्यूनिटी बेहतर तो अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी के कई सिस्टम रखे हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, अल्लाह ने ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इम्यूनिटी दी है जी। एक चीज़ आएगी आपको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी होती है इम्यूनिटी हम इंड्यूस करते हैं। हाँ। जैसे हम पोलियो में नहीं करते, पोलियो ड्रॉप्स देके इम्यूनिटी इंड्यूस कर देते हैं। इसी तरह इसकी जो वैक्सीनेशन होती है, जिसमें एच इन्फ्लुएंजा है, फिर न्यूमोकोकल है, इसकी वैक्सीन जब बच्चों को लगाई जाती है, उससे नमूनिया के अगेंस्ट, नमूनिया के 3-4 बैक्टीरिया ना, तीन चार मेन बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो जाती है, उससे बचत हो जाती है। कुछ फिर वायरसेस हैं, वायरसेस के अगेंस्ट जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है उससे बचत हो जाती है। यानी इम्यूनिटी प्लेज ए मेजर रोल, और उसमें इम्यूनाइजेशन एक मेजर रोल है। दूसरा बच्चे की खुराक, उसकी हेल्थ, उसका खाना पीना, हाइजीनिक कंडीशंस, हैंड वॉशिंग, सफाई, मदर फीड, ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत बेहतरी आती है। सही। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस कंडीशन से बच सके। सो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की सूरत में रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि वो खुद से दवाइयाँ देने वाला एक बड़ा कल्चर आम है। सो किस एज के बच्चे को आप कुछ रिवायती मेडिसिन घर में दे सकते हैं, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन इसमें कितनी ज़रूरी है? अगर 4-5 दिन आप एक खांसी का सिरप देते जा रहे हैं, बच्चे को नहीं फ़र्क पड़ रहा, फिर आपको क्या करना है? देखें, जो रवायती मेडिसिन है ना, रवायती मेडिसिन तो एक तो ट्रेडिशनल वैसे है ना, जैसे घरों में लोग सौंफ, इलायची, कहवा, स्टीम, वो तो अगर थोड़ा बहुत मसला है, किसी को ज़ुकाम है, नाक बंद है, खांसी आ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, बुखार तेज़ नहीं है, सांस तेज़ नहीं चल रहा, उसमें आप कर सकते हैं, बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अगर साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, आप उसको सूप पिला सकते हैं, आप उसको इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ परसिस्ट कर रही हो, 2 दिन हो गए हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, या बुखार है, ज़्यादा है, तेज़ है, वो नहीं उतरा, 24 घंटे गुजर गए, इन दैट केस ये घर की रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर जाना चाहिए। यहाँ पे तो कई दफ़ा इस तरह होता है, खांसी, देखिए WHO की भी एडवाइस है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, इन लोगों को इनको चाहिए कि टीबी का भी चेक कर लें कि 2 हफ्ते से ऊपर खांसी गुजर गई। तो यहाँ पे तो कई दफ़ा लोग महीना नहीं करते रहते हैं। हाँ जी, बॉदर नहीं करते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा न खास्ता हम देखते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर बच्चों को वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट किया जाता है। सो कौन सी सिचुएशन में ज़रूरत इस अमर की पड़ती है कि बच्चे को आप वेंटिलेटर पर लेके जा रहे हैं? देखें, जब जो लंग्स का काम है ना, वो ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। नमूनिया लंग्स की बीमारी है। जब अगर लंग्स बीमार हो जाएं, यानी डैमेज हो जाएं, तो वो जो ऑक्सीजन आ रही होती है वो बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकता। बॉडी का मतलब ना दिल को कर सकेगा ना दिमाग को कर सकेगा। दिमाग को कम ऑक्सीजन जाएगी तो लोग इसमें मदहोशी में चले जाएंगे, गुनूदगी में चले जाएंगे। दिल को कम जाएगी तो दिल काम नहीं सही करेगा। इन दैट केस वो हम फिर असेस करते हैं ना, देखते हैं। सबसे पहले तो उसका कलर से पता लगता है। अगर किसी का कलर पिंक है तो इसका मतलब उसकी बॉडी ठीक काम कर रही है, हमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं। हम ज़ुबान से देख लेते हैं, हाथ से देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इसका काम ठीक कर रहा है, कोई इशू नहीं। सेकंड, फिर हमारे पास सिंपल मेथड आ जाते हैं, जैसे सैचुरेशन चेक कर लेते हैं। जैसे कोविड में लोगों को था, बहुत ज़्यादा चेक होती थी, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि सैचुरेशन ठीक जा रही है तो कोई इशू नहीं। तीसरा, उसके बाद फिर हम ब्लड के टेस्ट होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि इसकी ब्लड में ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसनट्रेशन है। ठीक है। वो अगर कंसनट्रेशन बढ़ रही हो, हम इलाज कर रहे हों, नमूनिया हम देखते हैं एक्सरे पे रिजॉल्व ही नहीं कर रहा, वो बड़ा हो गया है, एक लंग से दोनों लंग्स। अब देखें अल्लाह ताला ने इंसान का सिस्टम कितना परफेक्ट बनाया हुआ है कि 2 लंग्स हैं। अगर ग्रेजुअली आप समझ लें कि 50% लंग डैमेज भी हो जाए तो 50% बॉडी को चला सकता है। लेकिन कई दफ़ा इतनी सीवियर इन्फेक्शन आती है कि दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन दैट केस फिर उसको वेंट पे डालते हैं ताकि वो जो वेंट से ऑक्सीजन वाला सिस्टम है वो बॉडी में जाए। तो वो एक्सट्रीम ऑफ द केसेस है, उस वेंट पे भी बच्चे जाते उतर आते हैं। 2 दिन के लिए गए वेंट पे, 3 दिन के लिए गए, लंग उस दौरान जो सोजिश है, लंग्स की इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हुई, उसके बाद बच्चे ने अपना सिस्टम खुद ही टेक ओवर कर लिया
उसको वेंट से उतारते हैं, लोग चल के पैदल जाते हैं। प्रिवेंशन के पेश नजर क्या स्टेप्स, कौन से मेजर्स हैं जो आप हमारे देखने वालों को कंडीशन ये है, ये आपने करना है? एक तो देखो प्रिवेंशन में बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो जितनी बीमारियां मेजॉरिटी वो बड़े लगाते हैं, बड़े बाहर से लाते हैं। बच्चे तो छोटे बाहर इतना जाते नहीं, ठीक है ना। एक तो किसी बड़े को वो अपना इलाज टाइमली कराए, अगर वो और डिस्टेंस रखें हाँ, प्लीज, ये कोविड ने हमें सिखाई हाँ जी, बिल्कुल उसे डिस्टेंस रखे, मास्क पहन ले, ना आते ही बच्चों को प्यार करे, पहले हाथ धो ले, मुंह धो ले, फिर जाके बच्चों को प्यार कर ले, थोड़ा सा इंतजार कर ले, और फिर खुद मेडिसिन की अगर उसको ज़रूरत है तो मेडिसिन ले। और तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन के लिए आइसोलेट हो जाए बच्चों से। तीसरा ये है कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली कराएं, प्रिवेंशन के लिए बच्चों की इम्यूनाइजेशन कराएं, उनकी खुराक का, पानी का। देखें, खुराक जब हम कहते हैं ना अच्छी खुराक का ख्याल रखें, इट डजंट मीन कि एक्सपेंसिव खुराक। सस्ती खुराक भी बहुत अच्छी हो सकती है एज कम्पेयर टू एन एक्सपेंसिव खुराक, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाएंगे, उससे तो बच्चे के लिए अच्छी ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंपल जो खुराक है, पहले लोग इस तरह ही होते थे, इस तरह ही चलते थे। बिल्कुल। सो ये वो चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए इन चीजों का ख्याल रखना है। और जो जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर इन सिम्टम्स का सामना है तो नाज़रीन आपको जरूरी तौर पर, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है, बर वक्त डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपका बच्चा जो है इन प्रॉब्लम से बच सके। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने नमूनिया के हवाले से तो बात की, अब हमने बच्चों की इम्यूनिटी की भी बात की, पोलियो का इस टाइम कैंपेन चल रही है। सो हम कहते हैं बच्चा हमारा बीमार है, ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, तो हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने हैं। हर घर में खुदा ना खासा जिस बच्चे को नहीं भी नमूनिया, नॉर्मल चल रहा है, खांसी भी हल्की फुल्की आ रही है, मौसम का इफेक्ट है ना, नज़ला ज़ुकाम भी हल्का फुल्का है, इस सूरत में क्या हम अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? हाँ देखें जी, थोड़ा बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कुछ इस तरह का इशू हो, इसमें वैक्सीन सारी हम दे सकते हैं और हम देते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि एक तो होती है ना रूटीन की इम्यूनाइजेशन, उसमें तो चले अगर किसी को प्रॉब्लम है आज नहीं तो चलो कल दे दें, लेकिन जब कैंपेन चलाई जाती है सारी दुनिया में, किसी भी चीज़ में इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, तो उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ों को वैसे ही इग्नोर करना होता है, क्योंकि इसलिए करना होता है कि हम उस सेम टाइम पे सारों को दे रहे होते हैं ना। ये तो नहीं कि आज एक घर वालों को आज देंगे, दूसरे घर वालों को हफ्ते बाद देंगे, उसका तो फिर कैंपेन का मकसद ही फौत हो जाता है। पोलियो कैंपेन का जो मकसद होता है, इसका एम इस वक्त यही होता है ना कि अगर वायरस सर्कुलेशन में, टारगेट आपने, अगर हाँ टारगेट तो है ही है ना, लेकिन ये भी है ना कि अगर वायरस सर्कुलेशन में है, से फॉर एग्जांपल एक इलाका है तो वो आगे मूव, हाँ अगर एक सर्कुलेशन में है, उसी टाइम पे हम सारे उन लोगों को दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे, तो उसकी सर्कुलेशन ब्रेक हो जाएगी वायरस की, उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो वो उस एरिया से खत्म हो जाएगा। मुझे ये बता दें, ये ड्रॉप्स अंदर जाके काम किस तरह करते हैं, थोड़ा सा लोगों को ये भी क्लियर हो जाए ना कि ये नुकसान का बाइस नहीं है कम अज कम। हाँ देखें, वैक्सीन जो भी होती है प्राइमरीली तो वो नुकसान नहीं करती ना। वैक्सीन बनाई इसलिए इस फार्मूले के तहत जाती है कि उसमें एक क्वालिटी उसकी वो रखी जाती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मजीद तफसील से बताता हूँ। तफसील से इस तरह कि एक बैक्टीरिया है, वो जब पूरा अंदर जाता है तो एक बीमारी को कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जब उसको बीमारी लगती है तो उसमें भी कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है इंसान में, आइंदा उससे बंदा बच जाता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में। अब वैक्सीनेशन में ये करते हैं, डिफरेंट जो वैक्सीन है डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। लाइक अगर एक बैक्टीरिया, उसकी सिर्फ सेल वॉल यानी उसके एक हिस्से को, थोड़े से हिस्से को लेके वो इंजेक्ट किया जाता है, यानी पूरा बैक्टीरिया होता ही नहीं, ठीक है। बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये पूरी वो बैक्टीरिया आ गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, और फिर जब वो पूरा बैक्टीरिया बॉडी में आता है या पूरा वायरस बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। यानी जब आप इंड्यूस देते हैं और वैक्सीन की कोई चीज़ देते हैं तो असल में तो वो पूरा जरासीम तो होता ही नहीं, सिर्फ उसका एक पार्ट होता है, तो इसलिए ये नुकसानदेह नहीं होती है, इसका हमेशा फ़ायदा होता है। और देखें, अगर आप लिटरेचर को रिव्यू करें, लिटरेचर देखें ना, तो वो कहते हैं कि जो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ने का या मोर्टेलिटी कम होने की जो दो बड़ी रीजंस हैं। एक बड़ी रीजन वैक्सीनेशन है, जो बच्चों में सारी दुनिया में मोर्टेलिटी कम हुई ना, दूसरी पीने का साफ पानी। ठीक, इन दो चीज़ों ने दुनिया में मोर्टेलिटी बहुत कम कर दी बच्चों में। अगर ज़ाहिर इसके तरह फ़ायदा था तो कम हुई है ना, ये कम हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी देखें, पहले ज़माने में यहाँ पे या डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे मुल्कों में बच्चे क्यों लोग ज़्यादा पैदा करते थे, इसलिए कि उनका होता था कि चलें कोई बीमार हो गया, कोई फौत हो गया, अर्निंग हैंड्स आएंगे। अब अगर आपको पता लगेगा 2 बच्चे 3 बच्चे वो सारे सेहतमंद हैं, सारे ठीक हैं,
ये ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे कंट्री का, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन भी कम होगी और जो लोग आएंगे वो यूज़फुल शहरी बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब मुझे ये बता दें, हमने अपने नाजरीन को ये तो वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ये जो कैंपेन है इससे भरपूर आपने फ़ायदा उठाना है। लोग कहते हैं कि नुकसान है इनका पोलियो के कतरों का, बहुत सारे लोग अभी भी डोर से अपने टीम्स को वापस भेज देते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया कि बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए तो वो बीमार हो गया, उसको कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, हम तो देखो, मैं तो 15 साल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। आज तक मेरे पास तो कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि जिसको कतरे पीने से या कोई और वैक्सीन लगने से कोई मसला हुआ हो। कतरों से तो बिल्कुल नहीं होता। जो दूसरे टीके लगते हैं उससे, उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ बच्चों को बुखार हो जाता है, ठीक है ना, 100-101 बुखार हो गया, ठीक है, वो भी 2 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अदरवाइज तो किसी को कुछ नहीं होता। अब हम ये बात बार बार करते हैं कि दुनिया में जो WHO के या जो कंट्रीज़ हैं, कुछ 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सारी वैक्सीनेशन सारी की जाती हैं, तो नुकसान तो नहीं होता। सारी दुनिया पर ला रही है, चाहे वो गरीब मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, वो इवन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे भी पूरी वैक्सीनेशन दी जाती है। और ये वैक्सीनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक जगह बनी, एक मोहल्ले में बन गई तो वो हमने दे दी। ये तो इंटरनेशनल वैक्सीन है, इंटरनेशनली बनती है, इंटरनेशनल एजेंसियाँ उसको मॉनिटर करती हैं, WHO उसको ख़रीदता है या यूनिसेफ ख़रीदता है, ख़रीद के डिफरेंट मुल्कों को देता है, या लोग डायरेक्ट भी ख़रीदते हैं। तो इसके तो हर तरफ चेकिंग है, चेक एंड बैलेंस है। इसलिए यानी अगर आप अपने बच्चे को कतरे नहीं पिला रहे हैं तब नुकसान है, पीने से कोई आपका बच्चा बीमार नहीं हो सकता। अगर सीजनल ये सब चल रहा है, अगर आप उसको पोलियो के कतरों से रिलेट करते हैं तो उससे 15 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब अपना बता रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाता है? डॉक्टर साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज जो है ना, मेरा निमोनिया और पोलियो दोनों के वाले से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नंबर 1, जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है ना, वो सारे पूरी कराएं। ठीक है, क्योंकि देखें ना, 95% बचत या प्रिवेंशन तो उसने ही कर देनी है। ठीक है, एक तो वो करें। दूसरा, जब इम्यूनाइजेशन डे मनाए जाएं, गवर्नमेंट उस पर अरबों रुपया लगाती है कंपेन्स पे, पोलियो की कंपेन्स पे, या कोई और अगर मीजल्स की कंपेन भी है, गवर्नमेंट का बड़ा होमवर्क होता है इसके पीछे, ठीक है ना, उसको हमेशा फॉलो करें गवर्नमेंट को, क्योंकि लोगों के फायदे के लिए चलाती है। तीसरा यह कि अपने बच्चों के लिए पीने के पानी का, खाने पीने का, सफाई का खास ख्याल रखें। बाजार से खुली चीज़, ख़राब चीज़, गंदी चीज़, या जो आपका पानी आता है उसको चेक करें। ये 3 चीज़ें करेंगे ना, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपके बच्चे के अगर 5 साल में 10 चक्कर लगते हैं ना डॉक्टर्स के, तो 5 साल में शायद 2-3 चक्कर लगेंगे। चलें जी, ये सब चीज़ें आप कर लें। साफ पानी पीने का हर कोई बहुत ज़्यादा इस पर जो है जोर देता है, तो प्लीज़ पानी जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अपने बच्चे की सेहत का आप खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक दीजिए, बताइए कि हम प्रोग्राम में बेहतरी और किस तरह से ला सकते हैं। कोई टॉपिक, कोई टैलेंट अगर आप शेयर करना चाहें, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज हाजिर है जी, आप ज़रूर शेयर कीजिए। आपको अपने हम शो में भी मदद करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।